हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज इस कविता की चंद पंक्तियों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो चंद पंक्तियां हैं ये बहुत से लोगों के जीवन को प्रेरित कर सकती है। बच्चन साहब अपनी कविता में लिखते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश हमेशा करते रहे। हारना या जीतना ये दूसरी बात है, लेकिन जो कोशिश करता है उसको देर सवेर ही सही अपनी मंजिलें ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश हमेशा करते रहें। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। प्रज्ञा ने एक जो पंक्ति कही है हरिवंश राय बच्चन साहब की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वास्तव में बात बिल्कुल सटीक है। और राजस्थान की माटी में हम क्योंकि पले हैं, बड़े हैं, यहीं जन्मे हैं, तो ये माटी वास्तव में कोशिश करने वालों को कभी हारने नहीं देती। यहाँ जो भी आगे बढ़ना चाहता है इस माटी में खेलता हुआ बड़ा होता है, इस माटी की खुशबू के साथ आगे बढ़ता है, और जिस किसी भी क्षेत्र में जाता है उपलब्धियाँ अपने नाम करता है, राजस्थान का नाम रोशन करता है। अब चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, या किसी भी तरह का क्षेत्र हो, हर व्यक्ति जो यहाँ पर पला बड़ा है और यहाँ पे मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसने राजस्थान का नाम रोशन करते हुए देश का नाम भी रोशन किया है पूरी दुनिया के सामने। हमने बहुत सारे क्षेत्र के विभूतियों से आपको मिलवाया है। एक विभूति ऐसी भी हो सकती हैं जो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर राजस्थान का नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि राजस्थान की माटी से निकले तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो आज उसी विभूति से मुलाकात करते हैं जिन्होंने भागने दौड़ने की अपनी इस कोशिश में बहुत सारे युवाओं को एक गज़ब का संदेश देने का फैसला किया है। तो आइए मिलते हैं। अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे आज हमारे साथ विराजमान है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और जाने माने कोच महेश द्विवेदी, कोच विजय। महेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। आज हम आपकी ऊर्जा के साथ और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और रफ्तार की बात हो रही है तो हम ये भी जानेंगे रफ्तार कितनी ज़रूरी है, क्यों चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट रहने के लिए भागना, दौड़ना, चलना, खेलना ये बहुत ज़रूरी है। आपकी हम बात करेंगे आज, पूरा 1 घंटे हम आपके जीवन पे चर्चा करेंगे। सर, क्या वो उम्र रही होगी जब भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और क्या दौड़ना भागना केवल आपके लिए खेल है या साधना? खेल के साथ साथ ये मेरी साधना भी है, क्योंकि जब मेरे 34 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं स्पोर्ट्स में नहीं था। अच्छा। आज की डेट में मैं 40 साल का हूँ और 2018 से मैंने रनिंग में कदम रखा, और वो एक सडन इंसिडेंट मान लें या फिर एक मोटिवेशन मान लें। मेरे बड़े भाई हैं, वो टीचर हैं जी। तो एक 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज था जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत रन कर रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग उठ के और जॉग करना, देन अपना टीचिंग का प्रोफेशन, बार बार मुझे बोलते थे उठ के चलो, वॉक करो, रन करो, बट मैं नहीं जा पाता था। बट एक दिन उन्होंने बोला और अचानक मुझे क्लिक हुआ कि उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो उस 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मोटिवेशन रहा उनका शुरू से। तो वही ग्रेजुअली 2-4 किलोमीटर से रन स्टार्ट किया था। बट जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं कि भाई ये 100 डे रनिंग चैलेंज का है, तो हम डेली कुछ ना कुछ अपना टारगेट लेते हैं कि आज 2 किलोमीटर करेंगे, कल 3 करेंगे, कल परसों 4 करेंगे। तो हम दोनों भाइयों ने साथ में रनिंग स्टार्ट की, और उस 100 डेज रनिंग चैलेंज में 83 डेज ही कवर कर पाया था मैं। इनिशियली मैं 17-18 दिन नहीं था, उसमें मैंने 2300 किलोमीटर कवर किया। 2300 किलोमीटर। मेरे बड़े भाई साहब 2600 किलोमीटर। अच्छा। और राजस्थान की तरफ से करीब 150 पार्टिसिपेंट थे, और वो विनर थे राजस्थान की टीम से। अच्छा। मैं सेकंड प्लेस पे था, क्योंकि मेरा 100 डेज नहीं था इसलिए वो काउंट नहीं हुआ, बट मैं सेकंड प्लेस पे था। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक अप्रैल एंड से स्टार्ट हुआ था।
एंड मेरी ऑफिशियल फुल मैराथन मैंने जुलाई में किया, जुलाई में 8 जुलाई को। अच्छा। राजस्थान में वन ऑफ द हॉटेस्ट रन कह सकते हैं, क्योंकि 8 जुलाई को बहुत गर्मी होती है। बिल्कुल। जुलाई और मई वाले जून वाले सेशन में बहुत गर्मी होती है। तो मेरा फर्स्ट ऑफिशियल फुल मैराथन 42 किलोमीटर की रेस मैंने करी। वो क्योंकि बड़े भाई साहब का पूरा गाइडेंस था और शुरू से मैं ग्रेजुअली हमने इंक्रीज़ किया, और 3 महीने में कोई फुल मैराथन करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो वहाँ से मुझे एक किक मिला, तो फिर मैं इंटरनेशनल लेवल तक जा पाया जी। तो ये मेरी जर्नी थी। और उसके बाद ग्रेजुअली एक हमारे कोच साहब मिले, कोच अजय सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। जो जयपुर के बहुत फेमस कोच हैं, इंडियन पोलो टीम के भी कोच हैं। अच्छा। तो प्रॉपर गाइडेंस उनसे मिला, क्योंकि हमको रनिंग का ABCD भी नहीं आता था। हम उठे, वार्म अप भी नहीं किया ढंग से और चले गए रन करने, और वापस आए अपने काम में लग गए। लेकिन एक जो कस्टमाइज होता है कि रनिंग कैसे की जाए और किस तरीके से की जाए, कैसे आप इंजरीज फ्री रहें, वो हमें उनसे सीखने को मिला। तो आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक अगर गया हूँ, तो उसके पीछे पहला तो अजय सिंह का, दूसरा जी। मेरे बड़े भाई सुरेश द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका नाम जो है महेश द्विवेदी जी। उसके आगे कोच विजय है। इस कोच विजय के नाम की कहानी क्या कोच है? विजय की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली महेश द्विवेदी मेरा डॉक्यूमेंटल नेम है। जी। अच्छा। मेरा 5वीं क्लास तक का नाम मेरा विजय था, जी। बट हमारे घर में जो नाम है वो दिनेश, सुरेश, मुकेश और महेश है। अच्छा। महेश नहीं था, वो विजय था। तो हमारे जो प्राइमरी के प्रिंसिपल साहब थे, हुकुम सिंह नाम है, वो मेरे बहुत आइडियल हैं। उन्होंने मेरा नाम चेंज करके महेश कर दिया, क्योंकि अच्छा। सबके एंड में SH आता है इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम भी वैसे ही होना चाहिए। तो वहाँ से मेरा महेश नाम पड़ा, क्योंकि घर वाले विजय बोलते थे। जब मैंने अपनी कोचिंग लाइफ स्टार्ट की 2020 में, जब मैंने कोचिंग देना स्टार्ट किया, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला यार कोच MD या कोच महेश इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कोच तेरा घर का नाम विजय है, तो कोच विजय बहुत सुटेबल रहेगा। तो वहाँ से मेरा कोच विजय वाला एक टैग नेम स्टार्ट हुआ, जो आज काफ़ी इंडिया में काफ़ी लोग मुझे कोच विजय के नाम से जानते हैं। तो कोच विजय यानी महेश जी, जब आपने दौड़ जब शुरू की, इतनी लंबी लंबी दूरी जो आपने बताई है, इसे सुन के हम लोग सोच रहे हैं कि क्या 1/4 भी हम दौड़ सकते हैं। तो आपने जब शुरुआत की इसकी, मतलब सीधे तो आप दौड़ने गए नहीं होंगे, इसकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई, कैसे आपके बड़े भाई साहब या आपके कोच ने आपको तैयार किया? सर, सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है बड़े भाई को ही जाता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे नहीं लेके आते तो मुझे नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या कितना एंडोरेंस है, या हम अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यही था कि हमने, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे, घर पे अपना काम किया सुबह और शाम को, बस खाने पीने सोने के अलावा फिटनेस पे मैं कुछ काम नहीं कर रहा था। बट जब उन्होंने देखा कि चलो वेट ज़्यादा है और अब ये स्टार्ट करेगा, तो आप मेरी स्टार्टिंग की फ़ोटो देखेंगे तो कुछ और ही लेवल का था मैं। 75-78 का था मैं उस टाइम। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, तो ग्रेजुअली 2 किलोमीटर से स्टार्ट होता है मिनिमम। उस इवेंट की खासियत यह है कि मिनिमम 2 किलोमीटर करना होता है आपको। तो मिनिमम 2 किलोमीटर तो करना ही करना था। बट जब आप डेली 2 किलोमीटर कर रहे होते हैं तो आपको अलग मोटिवेशन आता है कि और भी 100 लोग हैं, 150 लोग हैं उस टीम में, तो वो देखते हैं कि आज इन्होंने 2 किया है, कल 4 कर रहे हैं, परसों 10 कर रहे हैं, नेक्स्ट डे 15 कर रहे हैं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला, प्लस भाई भी साथ में थे, तो हम लोग 99% केस में साथ ही भागते थे। जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं आज 5 भागना है तो 5 भाग लिया, फिर 10 भागना है तो 10 भाग लिया। फिर उन्होंने ऑफिशियल इवेंट में पार्टिसिपेट किया। उसमें पहला था द हॉट रन, जो इंडियन रनर्स कराता है, उसमें मेरी पहली फुल मैराथन थी। उसके पहले मैं 21 कर चुका था। एक रन फॉर इक्वलिटी होता है अप्रैल में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट ऑफिशियली जो मैंने किया वो 8th को किया, बट मुझे नहीं पता था कि मैं 42 भाग पाऊंगा क्या। अच्छा। क्योंकि मैं 42 नहीं भागा था, मैक्सिमम शायद 26 या 27 किलोमीटर भागा था। बट भैया के साथ जब मैंने स्टार्ट किया, हम दोनों साथ साथ थे, 32 किलोमीटर तक हम साथ रहे। फिर उनको थोड़ा क्रैम्प्स आने लगा, तो उन्होंने बोला तू निकल जा, तेरा अच्छा चल रहा है। तो मैं निकल गया। तो मैं उसमें पोडियम विनर था, एज कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस थी मेरी। अच्छा। तो वहाँ से किक मिला कि अगर मैं बगैर कस्टमाइज ट्रेनिंग या प्रॉपर ट्रेनिंग के अगर मैं फुल मैराथन कर सकता हूँ तो मैं और अच्छा टाइम निकाल सकता हूँ। तो उसी ट्रेनिंग के दौरान मुझे कोच अजय सिंह मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे, ऐसे ही मैं क्रॉस हो रहा था एक दिन के जिम के बाहर से,
तो उन्होंने आवाज़ दी, तो मुझे लगा मेरा कोई स्टूडेंट होगा क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैं 2020 तक टीचिंग में था। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा तो सर थे, वो ले गए, अपना जिम विजिट कराया और फिर उन्होंने वहाँ से मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो एक इवेंट होता है दिल्ली में, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के नाम से जाना जाता है, था पहले। इंडिया का बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था, वो होता है करंट टाइम में भी। तो उसमें उन्होंने टारगेट दिया था 21 किलोमीटर 1 घंटे 30 मिनट में करने का जी। तो वो मैंने 1 घंटे 27 मिनट में किया। अच्छा। तो जो टारगेट वो देते गए मैं अचीव करता गया, इवन बेटर टाइम में करता गया। तो बहुत खुश हुए, तो बोले अब इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करो। तो 2019 में उन्होंने मुझे बोला कि बोस्टन मैराथन भी कुछ होती है, तो इस इवेंट के लिए आप क्वालिफाई करो, उसके अंदर फुल मैराथन का टाइम 3 घंटे 5 मिनट 3 घंटे के अंदर होता है। तो फिर मैंने वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करी। जी 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 जी। महेश जी, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उसमें एक उपलब्धि आती है सिल्क रूट अल्ट्रा, जिसमें नॉन लद्दाखी एथलीट के रूप में आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ये हाल ही का रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं और क्या मेहनत करनी हुई आपको उसमें? सर थोड़ा सा ये इमोशनल क्वेश्चन है, उसके पीछे ये है कि 2024 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो मेरी ये पैर की चारों जो स्मॉल फिंगर्स हैं वो ऑलमोस्ट क्रश हो गई थी। अच्छा। तो उस साल मैं जाना चाहता था, बट ड्यू टू इंजरी 2 महीने बेड रेस्ट रहा। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि एटलीस्ट साल भर लगेगा आपको पिकअप करने में। आप प्रॉपर रन नहीं कर पाओगे, रन नहीं, आप वॉक करने में भी कम्प्लीटली 1 साल लग जाएगा। बट क्योंकि एक्सीडेंट था और कुछ ऐसा सिचुएशन भी थी कि मैं अकेले पड़ गया था, तो घर में पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, वो बहुत टास्क होता है एक एथलीट के लिए। बेड पे पड़े रहना वो बहुत पेनफुल है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बॉडी वेट वर्कआउट हम घर पे कर सकते हैं। तो जब मेरा थोड़ा पैर ठीक हुआ, मतलब टिक नहीं रहा था जी, फिर भी मैंने स्टार्ट किया थोड़ा पुशअप्स लगाना एंड छोटे छोटे एक्सरसाइजेज जो अपर बॉडी का कर सकते थे, वहाँ से स्टार्ट किया। विद इन, डॉक्टर ने बोला था कि आपको साल भर लगेगा। अच्छा। मई जून जुलाई अगस्त में मैंने हाफ मैराथन कर ली थी। अच्छा। और सेल्फ ट्रेनिंग करके, क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकता था। बट घर पे ही मैंने प्रॉपर रिहैब करना शुरू किया। थोड़ा कोचेज जो हमारे भैया हैं वो पुश कर रहे थे। हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, 2-3 एथलीट बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऑल द टाइम अवेलेबल रहते थे, जिसकी वजह से मैं वापस कम बैक किया। और अगस्त फर्स्ट वीक में ही मैंने फुल मैराथन, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर बहुत अच्छे टाइम में, जो लोग 10 साल लगाते हैं उस टाइम में मैंने निकाला। फिर वहाँ से वापस स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। तो 2024 मिड आते आते मैंने वापस बोस्टन इंटरनेशनल मैराथन के लिए क्वालिफाई किया। 42 किलोमीटर नवंबर में होती है अडानी अहमदाबाद मैराथन। उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जयद्रथ सिंह, जिसने, मैं सोच के गया था कि मैं इस टाइम में करूँगा, बट वो बगल से निकला और उसने बोला नहीं चलते हैं। तो मैं उसके साथ स्टार्ट टू एंड तक, स्टार्ट टू नहीं 2 किलोमीटर के बाद एंड तक मैंने उसके साथ पकड़ के रखा उसको, और मैं 3 घंटे के अंदर वो रेस कंप्लीट करी। अच्छा। अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, पेसिंग कर रहा हूँ उसी इवेंट में 30 तारीख को। मैं आज निकलना था लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं जा पाया। तो वो इवेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक इंजरी के बाद वापस कम बैक करना और जाके इंटरनेशनल क्वालिफाई करना विद इन 5 मंथ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो सिल्क रूट की तैयारी सर, वहाँ से मैंने जब 3 घंटे में कंप्लीट किया, इंटरनेशनल क्वालिफाई हो गया, तो एक अलग से मोटिवेशन आता है। और जब आपके अड़ोस पड़ोस में एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव होता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमारा सर्कल जिनके साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मार्च 2025 से मैंने सिल्क रूट अल्ट्रा की तैयारी शुरू की। अच्छा। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर लेह लद्दाख का करना होता है, उसके साथ साथ 100 किलोमीटर की रेस भी आपको 13 घंटे के अंदर करनी होती है। अच्छा। तो मेरे साथ टास्क ये था कि मैंने खरदुंगला चैलेंज तो कर रखा था, लेकिन 100 किलोमीटर की रेस नहीं करी थी। तो उसके लिए एक कच्छ में शायद रोड ऑफ हेवन के नाम से, आप वाइट सैंड आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, वहाँ पे एक रेस ऑर्गेनाइज हुई धोलावीरा से 100 किलोमीटर की। ये रेस ऑर्गेनाइज कराता है हेल रेस, एक ब्रांड है। अच्छा। रनिंग इवेंट का, वो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। और आई थिंक वाइट सैंड अल्ट्रा के नाम से वो इवेंट था। उसमें मैंने 100 किलोमीटर में रन किया
जबकि मेरा पैर ठीक नहीं था, फिर भी मैंने उस रेस को सेकंड प्लेस पे फिनिश किया। अच्छा। और बीच में थोड़ा इशू हुआ था क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन हाइड्रेशन का उल्टा सीधा ले लिया, अच्छा। तो पेट में थोड़ा इशू हुआ। देन फिर भी मैंने उस इवेंट को 9 घंटे 48 मिनट में कंप्लीट करके सिल्क रूट अल्ट्रा के लिए क्वालिफाई किया। अच्छा अच्छा अच्छा। देन ट्रेनिंग मेरी प्रॉपर फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा। तो सर सिल्क रूट मैराथन की जब हम बात कर रहे जी। हैं, आपने बताया लद्दाख में दौड़ना, जी। पहाड़ों पर जी दौड़ना, मैम। और ऐसे में कई बार होता है कि परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होती हैं। जी। कई बार पता नहीं होता कब बारिश आ जाए, बिल्कुल। कब बर्फ गिरने लग जाए या कब ठंडक बढ़ जाए, जी। वहां पर हम सांस लेने में भी हमें बहुत दिक्कत होती बिल्कुल। है। ऐसे में किन परिस्थितियों का आपने सामना किया, क्या कुछ चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकले, और आपके साथ के जो लोग थे जी। उनका भी एक्सपीरियंस बताइएगा। हमारे साथ मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड मान लो, भाई मान लो, और उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, सूरज मीणा नाम है। जी। और एक लड़का और है जितेंद्र, जो हमारे टाइम पे ऑल द टाइम अवेलेबल रहता था ट्रेनिंग टाइम में। बाकी मेरी पूरी टीम बहुत सपोर्टिव थी, बट ये 3 लड़कों का काफ़ी योगदान रहा ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग। और सूरज, हम दोनों मिलके, वो खरदुंगला चैलेंज कर रहा था, मैं सिल्क रूट की तैयारी कर रहा था। तो हम लोग सुबह उठते, मैं कोच हूँ तो सुबह ट्रेनिंग देता, फिर मौसम देखता, अगर बारिश हो रही है हम लोग घर से, यहीं से सेंट्रल पार्क से स्टार्ट करके नाहरगढ़ चले जाते थे। अच्छा। तो सैटरडे संडे हम लोग वीकली करीब करीब 150 किलोमीटर प्लस में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसके टाइम पे हमने रात में ट्रेनिंग करी, दिन में दोपहर में भागे, पूरा हिल रनिंग करी। नाहरगढ़ को तो अगर ट्रेनिंग के पर्पज से देखा जाए तो हमारे कम्युनिटी वाले बोलते थे, यार तुमने नाहरगढ़ को ना खुद डाला है, अच्छा। लाइक दिस। तो हम सैटरडे संडे अप्रॉक्सीमेट 90 किलोमीटर 2 दिन मिला के 90 to 100 किलोमीटर कवर करते थे। जी। तो मेरा मैक्सिमम माइलेज 204 किलोमीटर गया था इस ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद एक इवेंट था स्पीति में। तो हमने प्लान बनाया कि अगर हम स्पीति करते हैं तो हमें एक्लेमेटाइजेशन हो जाएंगे स्पीति प्रॉपर। यस, जी। स्पीति वैली हम गए। तो उस इवेंट में एक इवेंट था, उसी इवेंट का पार्ट था कुंजुमला चैलेंज, जो कुंजुमला टॉप से स्टार्ट होके काजा में ख़त्म होता है, 77 किलोमीटर। अच्छा। हालांकि दोनों इवेंट बहुत क्लोज थे, विद इन 15 डेज के अंदर थे, तो रिकवरी का थोड़ा इशू लग रहा था। बट मैंने कहा एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर रेस करेंगे तो लंग्स कैपेसिटी और लंग्स को उसको ब्रीथ होल्ड करने की एक कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमने उस इवेंट में रिस्क लिया और गए। एक्लेमेटाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट था, तो हम इसलिए काजा गए 4-5 दिन पहले, वहाँ रहे, फिर रेस ख़त्म की। रेस बहुत टफ थी, बट हमें उसका फ़ायदा हमें सिल्क रूट लेह लद्दाख में मिला, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है फॉर सिल्क रूट अल्ट्रा के लिए। और लद्दाख मैराथन वालों का एक रूल है कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले आना पड़ेगा। अच्छा। एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि इस डेट पे आपको पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी किट नहीं मिलेगी, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। जिसकी वजह से एथलीट 10-12 दिन पहले जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर के लिए अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं एंड देन रेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो कई बार हमको अपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हमको कई बार मास्क लगा के भी भागना पड़ता था। अच्छा। रात में भी, क्योंकि मोस्टली रेस ये शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है नुब्रा वैली से। तो हर्डल्स ये था कि एक तो ब्रीथ का बहुत बड़ा इशू। जब मैंने खरदुंगला चैलेंज किया था 2023 में, तो मुझे हेडेक बहुत सीवियर हुआ था। तो मुझे एक उसका भी डर था, क्योंकि जब आप पीक पे जाते हैं 18,000 फीट पे आप खड़े होंगे, तो आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम और -डिग्री में टेम्परेचर होता है। तो वो हेडेक बहुत पेनफुल होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई बार लोग कोलैप्स हो जाते हैं, कई बार लोगों को छोड़ना पड़ता है रेस। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग बहुत की थी, मतलब ये मान लिए 26 वीक ट्रेनिंग हमने की थी लगातार, और विदाउट एनी रेस्ट। सिर्फ मंडे का जो हमारा रन होता था वो सिर्फ इजी होता था 10-12 किलोमीटर, रेस्ट सारा हमारा 15-20 किलोमीटर से ऊपर ही होता था। जी जी जी। तो ऐसी ट्रेनिंग करके जब वहाँ पहुँचे तो हम अपनी ट्रेनिंग और अपने आप पे हमें ट्रस्ट था, क्योंकि हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की थी। तो जब हम पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो हमने अपने आप को पॉजिटिव रखा। वहाँ पे जाके नुब्रा नॉर्थ पुलू से साउथ पुलू तक हमने एक रन किया था, और ये टारगेट था कि इस रन को हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो उस रन को हमने सक्सेसफुली बगैर किसी पेन के हमने कंप्लीट किया। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि हमें अपनी ट्रेनिंग पे
पूरा बिलीव था कि हम बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब हम स्टार्ट लाइन पे खड़े थे तो मुझे ठंड बहुत लगती है। अच्छा। इवन नॉर्मली भी मुझे बहुत ठंड लगती है। अच्छा। तो मैं पूरा ऊपर से नीचे से पैक, हाँ। बैग में एक एक्स्ट्रा जैकेट डाल के रखा था कि कहीं प्रॉब्लम होगी तो ये करूँगा। हाँ। फिर वहाँ से निकला तो सबने देखा भाई तू ऐसे दौड़ेगा क्या, मतलब हमारे दोस्तों में सब ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे कुछ पहन के आता है, कुछ पहन के आता है। मैं गांव में जैसे दादाजी कुर्ता पजामा पहने और वॉक करने निकल गए, मैं उस तरीके से गया था क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मुझे उसका डर था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत इनिशियली बहुत अच्छा पिकअप किया और ट्रेनिंग का फ़ायदा मुझे पूरा थ्रू आउट द रेस लगा मुझे। तो महेश जी, ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, शरीर की पूरी अपनी एक एक्सरसाइज होती है, आपको कुछ दिन पहले जाकर उस माहौल में ढलना होता है ताकि आप उस रेस में एक अच्छे भागीदार बन सकें, रेस को जीतने की भी एक मन में मंशा रहती है। ऐसे में जो दिमागी सेहत है उसकी क्या तैयारी करनी होती है? क्योंकि हो सकता है ऐसा भी आपके सामने क्षण आया हो कि भागते भागते शरीर तो कह रहा है भागो, लेकिन दिमाग ने कह दिया कि बस भैया अब यहाँ रुक जाओ, इससे आगे नहीं भाग सकते। सर, इस मामले में मैं हमेशा ड्यूरिंग ट्रेनिंग में काफ़ी स्ट्रांग था। अच्छा। क्योंकि मेरा अपना, जब अपन सोचते हैं कि लास्ट ईयर हमने नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे, एक्सीडेंट था और भी कोचिंग का टाइम था, अर्निंग सोर्सेज हैं सारी कुछ, क्योंकि लद्दाख में जाके रहना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। करीब करीब ये मान लीजिए कि हमको 1 महीने की ट्रिप होती है, रहना, खाना, फ्लाइट का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, क्योंकि मोटा अमाउंट एक रजिस्ट्रेशन में जाता है, तो इन सब का खर्चा हमें खुद ही उठाना पड़ता है। तो इस वजह से हमको सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो जब लास्ट ईयर नहीं जा पाया तो उसकी पूरी प्रिपरेशन हमने करके रखी थी कि हमको किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो मेंटली मैं इस वाली रेस में पर्टिकुलर कभी वीक नहीं हुआ। कई बार होता है ना कि इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे मेरे जो साथ में फ्रेंड हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। अच्छा। स्पेशली 2-3 लड़के जो हमारे साथ हैं उनका रहा है, मेरे बड़े भैया का रहा है, क्योंकि उनको विश्वास था। अब उनको विश्वास को तो मुझे आगे भी लेके जाना है। और ये एक छोटी रेस नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की रेस है सर। 122 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पे और लो ऑक्सीजन लेवल पे करना बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्या करती है, उस चीज़ को हम लोग जब वहाँ करके हम पहुँचते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक पूरी जो हमारे राजस्थान का और अभी स्पेशली जयपुर का जो रनिंग कल्चर बढ़ा है, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने जिनके साथ हम 24 घंटे ट्रेनिंग करते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं एज ए कोच अगर गया हूँ तो मेरे लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे लोगों को मैं एक एग्जाम्पल सेट करके आया हूँ कि मैं ऐसा हूँ, तो एक वो प्रेशर भी होता है। और दूसरी चीज़, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ डालते हैं तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, डालते हैं और इस इवेंट ऑर्गेनाइजर को टैग करते हैं, तो सबकी नज़र हम पे होती है कि ये लोग आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। तो एक वो प्रेशर भी हमको हैंडल करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से अगर जब मैं स्टार्ट लाइन पे खड़ा होता हूँ तो मेरा एक ही ध्येय होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे स्टार्ट दिखता है और एंड दिखता है, बीच में जो होगा वो देखा जाएगा। सही है। क्योंकि मुझे अपने ट्रेनिंग पे इतना ट्रेनिंग करके गए थे कि हमें पूरा भरोसा था कि अगर साथ दिया शरीर तो हम एंड तक चलेंगे। और ऐसा ही था ड्यूरिंग रेस कि जो लद्दाख में पले बड़े बचपन से वो लड़के, जो एथलीट जो हमारी एज से कहीं छोटे, बहुत छोटी 30 साल के अंदर के एथलीट जो हमसे आगे भाग रहे हैं, उनसे और मेरे बीच में स्टार्टिंग में 38 किलोमीटर तक मुश्किल से 100 से 150 मीटर का फासला था। अच्छा। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं नेक टू नेक चल रहा था। अच्छा। और एक पोजीशन ऐसी भी आई कि मैं सेकंड प्लेस पे था और जबकि मुझे नहीं पता था। अच्छा। और वो पीक कौन सा था? नॉर्थ प्लूटू खरदुंगला टॉप के बीच में, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अच्छा। इस पूरी रेस का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि आप एकदम से आप पीक पे जा रहे होते हैं, तो -डिग्री में टेम्परेचर होता है एंड ऑक्सीजन लेवल एकदम ड्रॉप होता है, तो आपके लिए वॉक करना भी बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे मैं सेकंड प्लेस पे हूँ, तो मेरे लिए उससे बड़ा अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब मैं टॉप पे खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मैंने 90% रेस तो जीत ली, अपने से जीत ली। मैं compete नहीं कर रहा था, मैं कंप्लीट और अच्छा परफॉर्म करने के लिए गया था। टारगेट मेरा इस रेस के लिए 16 घंटे का था। अच्छा। बट अगर मैं वहाँ खड़ा होकर ये सोच रहा हूँ कि मैं 15.5 घंटे में मैं ख़त्म कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक अलग लेवल का मोटिवेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके बाद डाउन हिल था। हाँ। तो डाउन हिल पे रन करना मोस्टली कई बार बहुत पेनफुल होता है। हाँ। जो DNF होते हैं, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं या रेस छोड़ देते हैं, वो
मोस्टली नॉर्थ पुलू से टॉप के बीच में, या तो टॉप से साउथ पुलू टू मेढक मोड, ऐसा दो कट ऑफ पॉइंट है, वहाँ तक छोड़ देते हैं जी। तो जब मैं ऊपर खड़ा हुआ तो मुझे, जब मैंने पहला किलोमीटर डाउनहिल पे किया तो बहुत अच्छे टाइम में निकल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, बॉडी बहुत अच्छा साइन दे रही है, सो इसको संभालना है। तो मैंने स्लॉट रखा 400 मीटर भागना, 100 मीटर वॉक करना जी। तो इसी स्लॉट से लेके एंड तक मैं आया, और लास्ट के 5 किलोमीटर तो मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन रन थे वो, क्योंकि हमारे जयपुर से गए हुए एक दो फ्रेंड साथ में आ गए जिन्होंने पूरा एक लाइव वीडियो चला दिया। तो एक वो होता नहीं, हमें गांव वाले देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, बिल्कुल। तो वो एक अलग पुश था। तो जब मैंने फिनिश किया तो मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग फिनिश कह सकते हैं आप। जी 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 जी। तो वो बहुत महेश जी, अच्छा मोमेंट था। आपने अपनी अभी अपनी बातों में कहा है कि जयपुर और राजस्थान में रनिंग कल्चर बढ़ा है, और इसका एक बहुत ही सटीक और सजीव उदाहरण है हमारे सामने की यूनिवर्सिटी का खेलो इंडिया हमारे सामने है, जिसमें बहुत सारे नौजवान भाग लेने वाले हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये रनिंग कल्चर बढ़ा है हमारे प्रदेश में? सर पिछले 2018 से जब मैंने स्टार्ट किया था, इवन कोविड के बाद से रनिंग का और फिटनेस को लेके इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आई है। और अभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करूं या जो नेशनल्स और ये 100 मीटर, 10,000 मीटर या 5,000 मीटर्स के लड़के जो जा रहे हैं, स्पेशली compete कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप आया है। और करंट टाइम में खेलो इंडिया का एक नया कॉन्सेप्ट जो अभी स्टार्ट हुआ है, वो उससे जो नए लड़के हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, और इस कम्युनिटी को एक अलग लेवल का मोटिवेशन भी मिल रहा है। और नॉट इवन कम्युनिटी, जो 50 साल, 45 साल, 55 साल जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो लोग भी जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। एक अलग लेवल का मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, लोगों को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें और बढ़ाई जाएं इंडिया में। इससे और ज़्यादा जो टैलेंट हैं, जो छुपे हुए टैलेंट हैं, वो बाहर आएंगे। सही कह रहे हैं। आपने बताया कि फिजिकल हेल्थ के साथ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है किसी भी रेस के लिए। हम लद्दाख की वादियों से बाहर आते हैं और चलते हैं सीधे माया नगरी। जी। मुंबई में आप गए, वहाँ सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। वहाँ आपका भी एक सपना पूरा हुआ। आपने टाटा मुंबई मैराथन को 2.5 घंटे में पूरा किया, ये आपका रिकॉर्ड रहा। 2.5 घंटे नहीं था मैम, 2 घंटे 51 मिनट 2 घंटे 51 मिनट में। जी, इसमें आपने पूरा किया। इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, क्या अनुशासन रहा, वहां जाने का सपना कैसे पूरा हुआ? मैम ये रेस मेरी 2023 में थी, 2023 में जनवरी 3rd वीक में। जी। उसी साल में मैं बोस्टन मैराथन का ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, और मुझे रजिस्ट्रेशन हो गया था, वीज़ा मिल गया था। अच्छा। सब कुछ मेरे पॉजिटिव साइन थे। 2023 मेरी लाइफ का सबसे मेरी स्पोर्ट्स लाइफ का सबसे बढ़िया साल था। मतलब मैंने उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जब रजिस्ट्रेशन सब कुछ डन हो गया, क्योंकि 2020 में मैंने क्वालिफाई कर लिया था बोस्टन मैराथन के लिए। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम राजस्थान जो इंटरनेशनल बोस्टन मैराथन क्वालिफाई करके अगर रन करने गया हो बोस्टन में। उससे पहले किसी ने क्वालिफाई भी नहीं किया था और करने भी नहीं गया था। अच्छा। तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन था उस टाइम। तो और दूसरा, ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रेस के लिए तैयारी कर रहा था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियली क्या हुआ कि बॉडी अच्छा पिकअप कर गई। तो मैंने उसी रिदम को बना के रखा। साथ में सूरज था, जिसका मैं मोस्टली मेरे साथ ट्रेनिंग करता है, वो खरदुंगला चैलेंज भी करके आया। तो उसको टॉयलेट के लिए रुकना पड़ा, तो मैं चल रहा था और वो मेरे पीछे पीछे था। उसने मुझे पिकअप किया, बट एनी हाउ उसको कुछ इश्यूज हुए तो वो थोड़ा ड्रॉप हुआ। तो एक और मोटिवेशन मिला मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मेरी सेम सिंगलेट का एक लड़के ने मुझे क्रॉस कर दिया। अच्छा। कहाँ पे? आई थिंक 32 नहीं, शायद 30 किलोमीटर के आसपास की बात है। उस टाइम तक मैं बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरी सिंगलेट पहन के, सेम सिंगलेट, और मुझे कोई क्रॉस कर जाए तो कई बार होता है ना, मोटिवेशन भी मिलता है, नहीं मैं इसको तो क्रॉस करूंगा। सही है। तो वहाँ पे एक पैच आता है, पेडर रोड का नाम सुना होगा आपने। जी, जी। वो अपहिल है, 1 किलोमीटर कंप्लीट अपहिल है। उसको हम बोस्टन मैराथन में एक और जगह आती है हार्ट ब्रेक हिल के नाम से, वो मुंबई का हार्ट ब्रेक हिल है। तो मोस्टली वो उसी डिस्टेंस पे आता है जो बोस्टन में आता है। वो पूरा अपहिल होता है और मोस्टली लोग वहीं टूटते हैं। क्रैम्प्स आना, इशू हो जाना, कहीं इंजरी हो जाना। तो मेरे दिमाग में था पहले से, क्योंकि मैं इस हिल को ना जान लगा के करूंगा और इस पे नहीं टूटना है मुझे। तो वो बंदा मुझे पीक पे दिख रहा था,
और मैं नीचे से स्टार्ट किया था। मैंने कहा इसको टॉप पे जाके मैं पकड़ूंगा, और मैं वहाँ से भागा और ऊपर तक गया और उसको पिक किया, और उसके बाद उसको मैंने पीछे नहीं जाने दिया। वो मेरा उससे कंपटीशन नहीं था, मुझे उस हिल से कंपटीशन था, क्योंकि एक मोटिवेशन चाहिए था, क्योंकि मेरा टारगेट था 4.5 मिनट में मैं इस हिल को क्रॉस करना है। मैं 4 मिनट 16 सेकंड में क्रॉस किया। और उसके बाद फिनिश मेरा बहुत अच्छा रहा। तो मेरी लाइफ की ये पर्सनल बेस्ट रेस थी। 2 घंटे 51 मिनट में 42 किलोमीटर मेरा पर्सनल बेस्ट था। तो मुंबई, क्योंकि मुंबई माया नगरी कहलाई जाती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है मुंबई के लोग, और जो मुंबई के लोग सुबह उठ के छोटे छोटे बच्चे आपको रोड पे दिखेंगे ना, प्लेट्स में खाने का सामान, पानी, सब वो पर्सनल सपोर्ट के लिए आते हैं। हमें मुंबई मैराथन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से तो जो सपोर्ट मिलता है, साथ में जो मुंबई के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, लोग हैं, वो आपको जब रोड पे मेरीन ड्राइव से उधर पेडर रोड पे यहाँ से जब आपको चीयर करते हुए दिखते हैं ना, तो सर आपको एक होता है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली रेस, तो वो अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। हालांकि ये कल्चर अभी तक आई थिंक एक हैदराबाद मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुंबई के अलावा और किसी स्टेट में ऐसा अभी कल्चर डेवलप नहीं हुआ है कि लोग घर से निकलें, लोगों को सपोर्ट करें, खुद भी करें। इवन अभी मैं फील करता हूँ राजस्थान में एयू बैंक जयपुर मैराथन के नाम से बहुत बड़ा इवेंट होता है जयपुर में, अभी फरवरी में है एक, अभी 30 तारीख को पिंक सिटी हाफ मैराथन है, जो राजस्थान का बिगेस्ट हाफ मैराथन होती है। इसमें भी लोग उतने अवेयर नहीं हैं, लोगों को लगता है कि यार हमारा रास्ता रोके हुए हैं। हाँ जी। लेकिन ये एक अवेयरनेस है, ये लोगों को मोटिवेट करने का तरीका है। जब आप किसी रेस में खड़े होते हैं, 10 हजार के लोग के बीच में आप भाग रहे होते हैं, तो आपका अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है जो आपको बेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरी लाइफ की ये सबसे क्रूशियल रेस थी, और मुंबई मेरा हमेशा ड्रीम इवेंट होता है। मैं हमेशा टारगेट लेके जाता हूँ कि मुझे इतने टाइम में करना है। बाकी सारे इवेंट में मैं किसी को सपोर्ट कर रहा होता हूँ, किसी में पुश कर रहा होता हूँ, किसी में मजे कर रहा होता हूँ। यही एक इवेंट है जिसमें मैं टारगेट लेके भागता हूँ। जी 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 भाई जी, एक फिनिशिंग लाइन थी जी, बॉर्डर रन है और हेल रेस जी। तो ये जो फिनिशिंग लाइन आपने पूरी की है, इसका अनुभव कैसा रहा, क्या था ये? सर बॉर्डर रन मैं बताऊं इसके बारे में, मैंने 42 किलोमीटर तो क्रॉस कर लिया था, ये 2022 की बात है। 50 किलोमीटर की रेस मैंने पहली बार, हेल रेस का ही, ये हेल रेस एक ब्रांड है जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है। ये अलग अलग टेरेन पे, अलग अलग स्टेट में जाके सबसे हार्डेस्ट लोकेशन चूज करता है और उसी पे इवेंट कराता है। आपकी एंडोरेंस, आपकी विल पावर, आपका कितना मेंटली आप स्ट्रांग हो, वो टेस्ट होता है वहाँ पे। अच्छा। आप 50 किलोमीटर की, जैसे अभी 7 तारीख को ये इवेंट है बॉर्डर रन, मैं एज ए क्रू जाऊंगा उसमें। इस इवेंट का दोपहर में 12 बजे स्टार्ट होती है और सीधे रेगिस्तान के वो सैंड के बीच से निकलेगी, रेगिस्तान से होते हुए पूनम नगर और फिर जाके लोंगेवाला में फिनिश होती है। अच्छा। ये 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें 3 कैटेगरी है, 50, 100 और 160। मैंने सिर्फ इसमें 50 किलोमीटर कवर किया है इस बॉर्डर रन में। इसी की जो सीरीज थी व्हाइट सैंड अल्ट्रा कच्छ में हुई थी, उसमें मैंने 100 किया था। तो ये बेसिकली वन ऑफ द टफेस्ट रेस ऑर्गेनाइज कराता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दोपहर में एकदम, जब आप दोपहर में जा रहे होते हैं, सर के ऊपर सन रेज होती हैं। और सबसे बड़ा हार्डेस्ट पॉइंट ये लोग क्या करते हैं, एवरी 10 किलोमीटर पे आपको हाइड्रेशन सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। उसके पहले आप पानी किसी और से नहीं ले सकते। अच्छा। दिस इज द रूल कि आपको किसी भी टाइप का एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेना है। आप अपने साथ, मैं भाग रहा हूँ, आप मुझसे ले सकते हो, बट आप सोचो कि कोई फैमिली का सपोर्ट कर दे, कोई फ्रेंड सर्कल या किसी गांव से, या आपको कोई नल लगा हुआ है साइड में, वहां से पानी ले लो, आपके लिए अलाउड नहीं है। अच्छा। एवरी 10 किलोमीटर पे आपको खुद का हाइड्रेशन लेके भागना है। एवरी 10 किलोमीटर आपको सब कुछ मिलेगा, आप वहाँ फिल करो अगेन एंड देन वापस से स्टार्ट करो। ये भी चैलेंज है। ये चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो हेल रेस, इसीलिए नाम हेल रेस पड़ा है इसका। और अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कि आप ह्यूमन से ऊपर हो, तो आपको हेल रेस की सीरीज में एक रन करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने जब फर्स्ट 50 किया तो मैं कोर्स रिकॉर्ड होल्डर था, मैंने कोर्स रिकॉर्ड तोड़ा था, विनर भी था। फिर मैंने इसकी सेकंड सीरीज में व्हाइट सैंड अल्ट्रा में किया, जिसके बारे में आपको बताया कि भाई मैंने वहीं से क्वालिफाई किया था सिल्क रूट के लिए। तो बॉर्डर रन
उसके लिए पहले जब मैं जितना जानता हूँ पहले शायद 300 लोगों को जाते थे, 1200 लोग जा रहे हैं। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलूँगा इसके ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि इनके पास ये लोग स्पॉन्सरशिप नहीं लेते जी, सेल्फ सपोर्टिव होता है, जो रजिस्ट्रेशन फीस आती है और इसी में ये लोग पूरा अरेंज करते हैं। बट अब जब आप हाइड्रेशन पॉइंट पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको नहीं चाहिए, मतलब सब जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। इलेक्ट्रॉल, खाने पीने की चीज़ें, ऑरेंजेस, बनाना, डेट्स, कोक, क्योंकि अल्ट्रा रनर को कोक भी चाहिए होता है, शुगर चाहिए इंस्टेंट। जी, तो ये टफ होने के साथ साथ अगर इतना सपोर्ट मिलता है तो आपके लिए रेस थोड़ा इजी हो जाती है। बट उसके साथ आपने अगर ट्रेनिंग नहीं की है तो वो रेस आपके लिए है ही नहीं। आप सोचो कि सबका आजकल क्या है सर, ट्रेंड चल गया है। मैंने 42 किया तो आप 42 करना चाहोगे, मैंने 50 किया तो आप 50 करना चाहोगे, बिल्कुल। मैंने 100 किया तो सामने वाले जितने लोग हैं सब 100 किलोमीटर का टारगेट करेंगे। बट उसके पीछे ट्रेनिंग कितनी होती है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ है, आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है। अगर आप बगैर ट्रेनिंग के जाओगे तो आजकल क्या है, बहुत सारे इवेंट में कोलैप्स होते हैं, हार्ट अटैक आता है। वो जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि आप अच्छे से ट्रेन करके जा ही नहीं रहे हो, आप उस टेरेन के लिए आपने ट्रेन ही नहीं किया है। अब आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगे आप अपनी रेस को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। बातचीत बहुत बढ़िया हो रही है महेश जी। और प्रज्ञा, हम दर्शकों को बता दें कि आज अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, रनर और कोच महेश द्विवेदी। और कहने का मतलब ये है कि अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी चाहिए और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। महेश जी, आपने पहाड़ों पर भी आपने रनिंग की है, आपने मैराथन दौड़ा है, मैदानी इलाकों में भी दौड़ा है, सड़कों पर भी दौड़ा है, रेगिस्तान में भी दौड़ा है। इन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा, और क्या हर जगह दौड़ने के लिए ट्रेनिंग भी सेम चाहिए होती है, उसी तरह का बौद्धिक स्तर भी सेम चाहिए होता है? किस तरह से डील करते हैं? देखिए, जब हम अपने फेवरेबल कंडीशन में ट्रेन कर रहे होते हैं हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। हम अगर बात करें कि हम जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम मुंबई में जाके भाग लेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली थोड़ा सा हमारे वेदर के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। बट अगर हम बात करें मुंबई की तो जयपुर का वेदर इतना ह्यूमिड नहीं होता, जयपुर का जो एटमॉस्फेयर है उतना ह्यूमिड नहीं होता, मुंबई का वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड होता है। तो हमको जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हम थोड़ा लेट रनिंग स्टार्ट करें, लाइक 8-9 बजे स्टार्ट करके और दिन में ट्रेनिंग करके फिर हम मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट करें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरी चीज़, जब जो अमेच्योर रनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं और देखा देखी में जो रजिस्टर करते हैं वो कमियां कहाँ छोड़ते हैं जी। एक तो स्टंट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे, और साथ में प्री एंड पोस्ट जो वार्म अप एंड कूल डाउन वर्कआउट होता है वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप नहीं करोगे और आप सोचो कि 42 किलोमीटर कर लोगे तो डिस्टेंस की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी नेचुरल कंडीशन की, मुंबई भी डिफरेंट हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन होती है, समंदर है, कंडीशन कुछ और होती है, तो हमको पहले उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, देन जाके आप वहाँ रेस कर सकते हो। अदरवाइज हर साल कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज इवेंट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि, और दूसरी चीज, आपने जिस स्पीड के लिए ट्रेनिंग नहीं करी है आप वो स्पीड टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। आपने सोचा कि 42 किलोमीटर 4 घंटे में मुझे करना है, बट 4 घंटे की ट्रेनिंग करके क्या गए आप? अगर आप नहीं गए तो आप 4 घंटे कैसे टारगेट कर सकते हो? सही बात है। कोई मैजिक तो है नहीं कि आपने ट्रेनिंग भी नहीं करी और 4 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। इवन हमको रोबोट को भी कस्टमाइज करना पड़ता है एक टारगेट पूरा करने के लिए। तो जब तक हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के अंदर वो हाई नहीं डिलीवर करने की, तो हम कैसे करेंगे? आप कितना कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर। बिल्कुल। उसके बाद तो आपको कोलैप्स होना है, बॉडी है हमारी। तो हमको हर एटमॉस्फेयर और टेरेन के लिए ट्रेन करना पड़ता है। मुंबई हमारा थोड़ा फेवरेट है, बट उसके लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ह्यूमिड में, दोपहर में। इस तरीके से जाके अगर आप ट्रेन करके जाओगे, माइलेज भी बहुत मैटर करता है सर। 42 किलोमीटर की माइलेज है तो एटलीस्ट आप 100 किलोमीटर वीक में तो टच करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। 80 से लेके 100 किलोमीटर तो आपको टच करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा टाइम निकालते हो। फिर आपको अगर फन करना है तो ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो
मुंबई का ये है, अगर हम करें हाई एल्टीट्यूड की, हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग के लिए आपको, अगर आपके पास है ऑप्शन कि हाई एल्टीट्यूड में जाके महीने में एक बार ट्रेन कर लो, नहीं तो आप 1 महीना 15 दिन पहले जाओ, वहाँ पे रहो, कुछ मत करो, तो इजी छोटे छोटे रन करते रहो, टॉप पे चले जाओ, वहाँ पे थोड़ी देर रुको, वापस आ जाओ। तो आप जब तक अपनी बॉडी को, अपने लंग्स को आप उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं करोगे, तब तक आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। महेश जी, प्रज्ञा की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक विचार है जिसको आपने नाम दिया है द रनर सर्किल। जी, ये जो सर्किल है कितने लोगों के सपने पूरे कर रहा है? सर मैंने कोचिंग देना स्टार्ट किया था 2020 से। मैं कोच विजय के नाम से जाना जाता हूँ और लोग मेरे नाम से कर रहे थे, बट जब हमने एक ग्रुप बनाया, जब हमने 10 लोगों 15 लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जी। और हमारे पास हर एज कैटेगरी के लोग हैं, 15 से 20 साल के भी हैं, 30 से 35 साल के भी हैं, 50 प्लस में हैं, इवन ये जो नंबर है 50 प्लस वाले वो ज़्यादा हैं। तो 50-60 लोगों को जब 50-60 की एज में जब हम स्टार्ट करते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करें एक बच्चे को ट्रेनिंग करना और एक 50 से प्लस वालों को ट्रेनिंग करना ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि एक बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और एक पर्सन की ग्रोथ रुक चुकी होती है, वो उनको और स्ट्रांग बनाना है। मसल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग अपना स्टार्ट किया, लोगों को अपनी जो मैंने नॉलेज, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन पढ़ाई जब मैंने की, जब मैंने डिलीवर करना शुरू किया, तो हमारे ग्रुप में जो मेरे भाई हैं और भी जो मेरे साथ बहुत क्लोज हैं, उन्होंने बोला कि ग्रुप बना लिया जाए जो क्लोज्ड रहेगा, नॉट ओपन फॉर ऑल। जो लोग आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको इसमें हम ऐड करेंगे और जो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैंने एक ग्रुप लॉन्च किया द रनर सर्कल के नाम से, और मैंने वही किया जो मेरे साथ हुआ था। 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज में सबको पार्टिसिपेट कराया। अच्छा। और उन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, कल ही मैंने उसको ओपन किया जो आया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। 55,555 किलोमीटर हमारी टीम ने, 81 मेंबर्स थे, हमारी टीम ने 100 डेज में कवर किया। अच्छा। तो एक ये मैजिक नंबर उन्होंने कवर किया इन 100 डेज। 81 मेंबर्स थे, सबने मिलके टोटल डिस्टेंस 55,555 किलोमीटर कवर किया। वाह। तो ये मेरे लिए, ये मेरा ही सपोर्ट नहीं था, मैं बस कोशिश कर रहा था कि इस 100 डेज में इन लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को इस लेवल पे लेके जाऊं कि कल को जब ये मैराथन्स करने जाएं, 21 किलोमीटर करने जाएं, तो इनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक 50, 55, 60, इवन 70 साल तक के लोग हैं। जी। तो इनको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो आज के करंट टाइम में अभी इवेंट, ये सीजन होता है, इवेंट का सीजन होता है। अभी पिंक सिटी हाफ मैराथन में लोग भाग रहे हैं, मुंबई मैराथन में बहुत लोग जा रहे हैं, ये बॉर्डर रन जो अभी 7 तारीख को होने वाला है उसमें जा रहे हैं। सब लोगों को हम लोगों ने मिलकर ट्रेन करके ऐसे लेवल पे खड़ा कर दिया है कि अगर वहाँ जाएंगे तो एक अच्छा डिलीवर करके आएंगे, इंजरी फ्री रहें और अच्छा परफॉर्म करें, कॉन्फिडेंस के साथ फिनिश करें। तो रनर सर्कल का मोटिव यह है, जो मैंने लॉन्च किया है अपना ग्रुप, वो ये है कि कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल मिले, और लोग भावनाओं में ना बहें कि मैं 100 कर रहा हूं तो आप भी 100 करो, वो 50 कर रहे हैं तो वो 50 करें। मेरा पहला मोटिव यही है कि आप दूसरों को देखा देखी में ना करें, आप अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ पहले या तो आप उसको बिल्डअप करो, देन आप करो, आप देखा देखी में ना करें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक लेवल होता है, अपनी कैपेसिटी होती है, आप उससे बियॉन्ड ना जाएं। जी महेश जी, आपके व्यक्तित्व के 2 किरदार हैं। जी। महेश जी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है, जी, दूसरी तरफ कोच है। जी। कौन सा किरदार ज्यादा भारी होता है, कौन सा हावी रहता है? देखिए, जो एथलीट होता है, जो अपनी लाइफ में सीख के आता है, वो एज ए कोच डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले सामने में, जब मैं मान लो आपको ट्रेन कर रहा हूँ या मैं किसी पर्सन को देख, तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ उसके अंदर। क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिली शुरू में, मैं वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जब ट्रेन कर रहा होता हूँ तो मैं एज ए कोच फॉर्मेट में होता हूँ। अगर 60 साल के लोग हैं और मुझे उनको डांटना है तो मैं डांटता हूँ, वो बड़े प्यार से मेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं क्यों डांट रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है, हम बैठ के चाय पीते हैं।
अच्छा। ऐसा होता है। हमारे साथ कई सारे ऑफिसर्स भी जुड़े हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस भी हैं, रेलवे के लोग भी हैं, तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको जब मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ तो मैं एज ए कोच होता हूँ, बट कोच के साथ साथ मैं देखता हूँ कि जो मेरे अंदर कमियाँ थी जी मैं उनके अंदर से निकालूं और उसको इम्प्रूव करूं, और वो कहीं जाएं तो वो कमियों पे काम करके जाएं। तो मेरा यही दोनों के बीच में मैं हूं, मैं अपनी एक झलक देखता हूं उनके अंदर कि जो मैं करके आया हूं ना, जो मैं कमियों की वजह से नहीं अच्छा कर पाया या अभी मेरे अंदर जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं मैं वो डिलीवर करूं। जी जी भाई जी, आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक नई मुहिम शुरुआत की है, स्वच्छतान 2025। इस बारे में कुछ बताएं। सर, स्वच्छतान एक इवेंट भी हुआ था जो एडवोकेट शिवा गौर का इनिशिएटिव था जी। वो हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, उनके इवेंट के साथ में एज ए रेस एम्बेसडर जुड़ा था। अच्छा। उनका मोटिव ये है कि देखो, मोदी जी का भी मोटिव रहा है शुरू से कि भाई इंडिया में आज के टाइम पे हर रेलवे स्टेशन, हर गली कोने पे अगर आप डस्टबिन लगा हुआ है और साथ में क्लीन एनवायरनमेंट देने की कोशिश जो कर रहे हैं हम लोग, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ भी आपके अंदर से भी क्लीन होना चाहिए। खाना अच्छा खाओ, बाहर का आपका एटमॉस्फेयर जो आपका एरिया है आप उसको क्लीन रखो, और आप डिलीवर अच्छा करो, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। हम इन तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। खाने की आपने बात की है, तो एक एथलीट की क्या डाइट होनी चाहिए? और दूसरी बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जब हम दौड़ते हैं तो एक तो हमें हमारे कपड़ों का भी चयन करना होता है कि रिलैक्स हो और हमें कंफर्टेबल लगे, कि हमें दौड़ने में आसानी हो, और एक जूते बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से एक जो एथलीट आने वाले हैं उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं पहले बात करता हूँ जूतों के लिए। जी, जूतों को लेके ना आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी जी। तो बेसिकली आज के मिल्खा सिंह के टाइम पे मिल्खा सिंह को कौन सा कार्बन प्लेटेड शूज मिले थे? सही है। कौन सा उनको स्पाइक मिला था? वो पीटी शूज पहन के इंडिया का झंडा गाड़ के आए थे। बट आज के टाइम पे थोड़ा साइंटिफिक हो गई है चीज़ें, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कार्बन प्लेटेड शूज यूज़ करते हैं, अच्छी कुशनिंग वाले यूज़ करते हैं, और साथ में जो आपको कंफर्ट दे। तो हर ट्रेनिंग कैटेगरी की अलग अलग शूज हैं। इजी रन के लिए दूसरा यूज करते हैं लोग, टेम्पो रन के लिए दूसरा यूज करते हैं, स्पीड के लिए दूसरा, रेस डे के लिए दूसरा शूज यूज करते हैं जिसके अंदर कार्बन प्लेट होती है। अच्छा। बट इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कार्बन प्लेटेड शूज होते हैं वो मोस्टली अगर कोई 4.5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उनके लिए तो ठीक है, बट उससे अगर स्लो कर रहा है तो वो इंजरी प्रोन है। अच्छा। आप उसको कार्बन प्लेटेड शूज को जो 30-30, 35-35 हज़ार के, 40-40 हज़ार के शूज आते हैं, मुश्किल से उनकी लाइफ होती है 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। अच्छा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगर आपको अपने आप को इंजरी से बचा के रखना है। तो जो इजी रनर्स हैं उनको कार्बन प्लेटेड शूज की जरूरत नहीं है। हम अगर अपनी हेल्थ के लिए भाग रहे हैं, हम कोई टाइम टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो हम इजी विदाउट कार्बन प्लेटेड शूज यूज कर सकते हैं। बहुत साइंटिफिक हो गया है आजकल शूज को लेके, बट आप अगर कार्बन प्लेट यूज करेंगे तो आपके लिए इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। वो उनके लिए है जो स्प्रिंट कर रहे हों या जो स्पीड में कर रहे हों, जो इनका टाइम 4.5 मिनट के अंदर आता है, शूज कार्बन प्लेटेड उनको यूज करना चाहिए। रेस्ट इजी शूज हैं बहुत सारे विदाउट अच्छी कुशनिंग वाले, आप यूज करो। नॉर्मल शूज पहन के भी भाग सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से करते हो, एक रनर्स के लिए वीक में 2 से 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। अगर आप तरीके से करते हो आप इंजरी फ्री रहोगे। 100% तो नहीं, 80%, 75%, 90% आप बचे रहोगे। उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छा एथलीट बनाने के लिए, नॉट इवन अच्छा एथलीट, आप इंजरी फ्री के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल के अमेच्योर, हम अमेच्योर में आते हैं जी। अच्छा। हमको, अगर मैं इसलिए गाइड करता हूँ लोगों को कि मैंने जो अमेच्योर होके एक लेवल पे पहुंचा हूँ, हाँ। सीख के वो मैं डिलीवर करूँ। तो जो अमेच्योर रनर्स हैं, हम बहुत सारे लोग सर 50-50, 55-55, 60-60 साल पे रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जी। तो स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती, हाँ। कोई लिमिट्स नहीं होती, हाँ। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप सही बोल रहे हैं महेश जी। समय थोड़ा सा कम है, ये बताएंगे कि भविष्य की कोई ऐसी दौड़ है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? सर भविष्य में मैंने ऑलमोस्ट सारी
डिस्टेंस कवर कर ली है। अच्छा। एक वर्ल्ड मेजर का मेरा ड्रीम है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं लंदन मैराथन करूंगा, हो सकता है 2026-2027 में। अच्छा। और मैं अपनी टीम को, जो मेरे साथ ट्रेन कर रहे हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो भी उनका टारगेट हो वो पूरा करें अच्छे टाइम पे। मैं अपना जो पर्सनल बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मुंबई मैराथन में इस बार, वो मेरा ड्रीम इवेंट है। अच्छा। बाकी मैंने अभी करंट टाइम में कोई ऐसा टारगेट नहीं लिया है, हाँ, हाँ। क्योंकि मुंबई मेरा हमेशा से फेवरेट रहा हुआ है। तो मुंबई मैराथन मेरी लाइफ का सबसे ड्रीम इवेंट होता है, तो मैं उसमें जाऊंगा जी, उसमें रन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बेस्ट टाइम जाए। शुभकामनाएं आपको। जी महेश जी, काफी टाइम से मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उसके लिए समय कौन सा अच्छा होता है, सुबह का वक्त या शाम का वक्त? देखो, आपके लिए कोई भी समय सुटेबल है, आपके पास जब टाइम हो। 1 घंटा टाइम आपको निकालना है, क्योंकि देखो हम ऐसे स्टेज पे खड़े हैं, नौकरी भी करनी है, घर भी देखना है, फैमिली भी चलानी है। तो आपको सुबह टाइम मिले आप सुबह कर लो, शाम को टाइम मिले तो शाम को कर लो। बेस्ट टाइम ये होता है कि लोग सुबह अपना डेली रूटीन करके, रनिंग करके, फिटनेस पे काम करके ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, एंड देन शाम को रिलैक्स करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपके पास 1 घंटा टाइम है आप निकल जाओ। महेश जी, खेलो इंडिया सामने है और युवा भी आपको बहुत से देख रहे हैं, एक पंक्ति में छोटा सा संदेश। फिटनेस मंत्र सर, फिटनेस मंत्र ये है कि जो भी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे करेंगे, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेष है, अच्छा ट्रेन करें, अच्छा परफॉर्म करें, और ये प्लेटफॉर्म है, इसका फ़ायदा उठाएं। यहीं से आपको आगे बढ़ने का, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम है, एंड ऑल द बेस्ट पूरी खेलो इंडिया का जो मुहिम है, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको कि वो अच्छा परफॉर्म करें और उनको ये प्लेटफॉर्म से आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिले। चलिए, आपको भी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो सपना आपका है वो पूरा हो। और आज आप अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर आए, युवाओं का जोश आपने बढ़ाया है अपनी उपलब्धियां बता करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के साथ बात करके।